अध्याय 111 मोटापे से प्रसिद्धि पाना। सार्थक को देखते ही देखते फिश ड्रैगन गैंग के सदस्यों के एक समूह ने घेर लिया, लेकिन सभी सतर्क दिख रहे थे। वह मोटा आदमी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। सार्थक ने गुस्से में कहा, तुम सब हरामखोरों, क्या तुम्हें पता भी नहीं कि मैं कौन हूं? गिरोह के एक सदस्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरे मछली और ड्रैगन गिरोह में मनमानी नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे तियानशुई गांव में तुम्हारे जितना मोटा कोई नहीं है। बताओ, क्या तुम किसी दूसरे गांव से जासूस हो? सार्थक ने अपने चेहरे से चर्बी हटाने की बहुत कोशिश की। क्या अब तुम इसे देख सकते हो? यह कई लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज खोज ली हो। मदद करो, नेता की मदद करो। सार्थक, तुम्हें अभी अभी इस बात का एहसास हुआ? क्या वे सब विद्रोह करने वाले हैं? हे भगवान, गिल्ड लीडर, तुम्हें क्या हो गया? युवक स्वामी, आप किन किन परिस्थितियों से गुजरे हैं? कुछ देर बाद ली गैंग और ली किंग वापस आ गए। सार्थक को देखते ही वे उसकी बदसूरती पर अचंभित रह गए। ली गैंग ने तो अपना पेट फुलाकर थपथपाते हुए मन ही मन सोचा, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत दुबला हूं। सार्थक ने गुस्से से ली गैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, ली गैंग, बेहतर होगा कि तुम अपना पेट अंदर खींच लो। ली गैंग, सार्थक, वैसे क्या मेरे 2 सप्ताह के गायब रहने के दौरान किसी ने मेरी तलाश की? ली गैंग, युवा स्वामी, ग्राम प्रधान आपको ढूंढ रहे हैं, साथ ही वे लोग भी जो पिछली बार हमारे हॉटपॉट रेस्तरां में खाना खाने आए थे। हालांकि उन सभी को लगा कि आप प्रथम और द्वितीय स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों के मिश्रित इलाके में खेती करने गए हैं। सार्थक, क्या किसी को नहीं लगता कि मेरे लिए आधा महीना समुद्र में बिताना अनुचित था? ली गैंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, खैर, 2 महिला मछली पकड़ने वाली मास्टर्स ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, और मिश्रित क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप नहीं जा सकते। सार्थक बात नहीं करना चाहता था। उसने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। मुझे बागान जाना है। काफी देर हो चुकी थी और सार्थक को लगा कि उसे जल्दी करनी चाहिए और बूढ़े जियांग से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि शायद पूरे तियानशुई गांव में वही एकमात्र व्यक्ति थे जो वजन कम करने में उसकी मदद कर सकते थे। वृक्षारोपण। बूढ़े जियांग और जियांग किन ने अभी अभी खाना तैयार किया था। जियांग किन बारबेक्यू की दुकान से बारबेक्यू का ढेर सारा सामान लेकर आई थी, और बूढ़े जियांग, शायद उन्हें हॉटपॉट पसंद आ गया था, इसलिए वे उसे खाने में मशगूल थे। बूढ़े जियांग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा क्यों है कि मेरे खाने का स्वाद उस बच्चे के खाने जितना अच्छा नहीं होता? जियांग किन, शायद यही उसकी प्रतिभा है। बूढ़ा जियांग, पता नहीं वो बदमाश कहाँ भाग गया। क्या उसे लगता है कि वो अजेय है? वो तो अकेले ही अभ्यास करने चला गया। चलो खाना खाते हैं। बूढ़े जियांग ने अभी 3 कप शराब भी नहीं पी थी और जियांग किन ने भुने हुए क्लैम का एक छोटा सा टुकड़ा ही खाया था कि तभी उन दोनों ने एक गेंद को आते हुए देखा। अरे मोटे, तुम कौन हो जो इस तरह दौड़ते हुए अंदर आ रहे हो? दादाजी, मदद कीजिए। फुफकार, खांसी खांसी खांसी। बूढ़े जियांग ने तुरंत घूंट भर शराब थूक दी और जियांग किन को खांसी आ गई। उनकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? ये सार्थक की आवाज कैसे हो सकती है? सार्थक ड्वांग ड्वांग की आवाज करते हुए दौड़ता हुआ आया। उसके वजन से हर कदम पर जमीन कांप रही थी। बूढ़े जियांग ने हौंकते हुए कहा, हान लड़का। बूढ़े जियांग, आप मुझे पहचान भी नहीं रहे। दादाजी, क्या आपके पास मेरा वजन कम करने का कोई तरीका है? जरूर होगा ना। जियांग किन ने अविश्वास से देखा, सार्थक, तुम इतने मोटे कैसे हो गए? बूढ़े जियांग ने कहा, क्या ये फैटी है? ये तो साफ तौर पर एक गेंद है। नहीं, हान लड़के, तुम्हें क्या हुआ? सार्थक ने पहले से ही एक झूठ तैयार कर रखा था और उसने अपनी दयनीय कहानी सुनाई। मैं मिश्रित क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मछली पकड़ना अब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं पानी में उतर गया, लेकिन यह वास्तव में खतरनाक था, खतरों से भरा हुआ था। मछलियों का एक झुंड मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए जाहिर है मुझे कम भीड़ वाली जगह पर भागना पड़ा। फिर मैं एक पानी के नीचे की गुफा में तैर गया और अचानक गुफा का पानी लाल हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जिंदा भूना जा रहा हो। जब मैं जागा तो मेरी हालत कुछ इस तरह थी। बूढ़े आदमी, क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? जियांग किन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, पानी के नीचे की गुफा। बूढ़े जियांग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लाल समुद्री जल। सार्थक, हाँ, वो लाल धागे मानो आध्यात्मिक ऊर्जा थे जो मेरे शरीर में प्रवेश कर रहे थे।
बूढ़ा जियांग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके शरीर में कोई समस्या है? सार्थक ने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा आदमी सचमुच जानता है। इसलिए उसने झट से कहा, दादाजी, मेरे दंतियन में एक गेंद है जो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा से मिश्रित है। जियांग किन अब भी अचंभित दिख रही थी, लेकिन बूढ़े जियांग ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, असंभव। कैंडल ड्रैगन का खून इस जगह कैसे प्रकट हो सकता है? सार्थक बेहद घबराया हुआ लग रहा था। दादाजी, कैंडल ड्रैगन ब्लड क्या होता है? बूढ़े जियांग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये तो बस अफवाहों में ही है, मैंने इसे खुद कभी नहीं देखा। लेकिन अगर यह वैसा ही है जैसा तुमने बताया है, तो उस जगह पर झुलुम के खून की एक बूंद तो होनी ही चाहिए जो तुमने गलती से सोख ली हो। नहीं, अगर सच में झुलुम का खून होता तो अब तक तो तुम फट चुके होते। तुम सिर्फ मोटे आदमी में क्यों बदल गए? सार्थक ने मन ही मन सोचा, तो क्या ये सचमुच फटने वाला है? उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद फट जाएगा, लेकिन अंत में वह बच गया। बूढ़े जियांग ने कहा, शाओकिन, एक नौसिखिया मास्टर मछुआरे की शक्ति का उपयोग करके उसके पेट में एक घूंसा मारो। सार्थक, टकराना। सार्थक 7-8 बार जमीन पर लौट पड़ा, फिर 10 मीटर दूर जाकर खड़ा हुआ और अपना सिर खुजाते हुए बोला, दादाजी, आपने बहन किन से मुझे क्यों पिटवाया? जियांग किन अचंभित रह गया, तुम्हारी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक कैसे हो गई? सार्थक, मजबूत। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और मजबूत हो गया हूँ। जियांग किन। बूढ़े जियांग की आंखों में एक चमक आए, लगता है तुम अभी कुछ और समय तक मोटे ही रहोगे। क्या? सार्थक, दादाजी, क्या आप सचमुच बेबस हैं? मैं इस हालत में बाहर जाकर लोगों का सामना कैसे कर सकता हूँ? बूढ़े जियांग ने ताना मारते हुए कहा, मोटा होने से क्या फर्क पड़ता है? अपनी किस्मत को हल्के में मत लो। अगर मोटापे से मछुआरे का शरीर इतना मजबूत हो सकता है, तो कसम से पूरा तियानशुई गांव मोटा हो जाता। सार्थक, लेकिन मुझे वजन कम करने में कितना समय लगेगा? बूढ़े जियांग ने कहा, आपके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा जमा हो रही है। जब यह ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो आपका वजन कम होने लगेगा। सार्थक की आंखें चमक उठी, हम इसका पूरा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, हम। हर बार जब आप एक स्तर पार करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा सहन करने की क्षमता बढ़ती है और ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए जब आप स्तर पार करेंगे तो आपका थोड़ा वजन कम हो जाएगा। आप किस स्तर पर वजन कम करेंगे, इस बारे में मेरा अनुमान है कि जब आप महान मत्स्यन गुरु स्तर के शिखर पर पहुंचेंगे तो आपका आधे से अधिक वजन कम हो सकता है। क्या? सार्थक अवाक रह गया। तो क्या ग्रैंड मास्टर फिशिंग के शिखर पर पहुंचने पर मेरा वजन सिर्फ आधा ही कम हुआ? लेकिन अगर मेरा वजन आधा भी कम हुआ तो भी मैं मोटा ही हूं। ओल्ड जियांग ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, अगर तुम बैटल सोल मास्टर के रूप में साधना जारी रखोगे तो शायद तुम्हारा वजन थोड़ा और कम हो जाएगा। सार्थक ने तुरंत जियांग किन की ओर मुड़कर पूछा, बहन किन, क्या मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूँ? जियांग किन, बिल्कुल, लेकिन अब से आपको हर महीने कम से कम 20 दिन बागान में रहना होगा। अगर आपने मन बना लिया है तो बेहतर होगा कि आप कल ही लेवल 1 मछली पकड़ने का मिशन पूरा करके जल्दी वापस आ जाएं, ताकि आप अगला महीना बागान में बिता सकें। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, ठीक है, पहले खाना खा लेते हैं। बूढ़ा जियांग गुस्से से भड़क उठा, तुम पहले से ही इतने मोटे हो, फिर भी क्या खा रहे हो? सार्थक ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने आधे महीने से कुछ नहीं खाया है। एक बार गर्मागर्म खाना खाने से मेरा वजन 2 पाउंड नहीं बढ़ना चाहिए। जी हाँ, सार्थक अब खुद पर हार मानने के संकेत दे रहा है। ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में उसका वजन कम होना असंभव है, इसलिए उसने अपने दुख और गुस्से को अपनी भूख में उतारने का फैसला कर लिया है। ... तीसरे दिन ग्राम प्रधान के घर पर। छी, तुम सार्थक हो। अत्यंत निराश होकर सार्थक ने कहानी दोबारा सुनाई, तभी ग्राम प्रधान ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हे भगवान, ये तो समुद्र देवता का आशीर्वाद है। सार्थक, तुम सचमुच भाग्यशाली हो। पिछले 100 वर्षों में तनवीर के अलावा तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई भी हमारे तियानशुई गांव में नहीं आया है। सार्थक, हे दादाजी, ग्राम प्रमुख, कृपया ये नाटक बंद करें। मैं ये पूछना चाहता था कि चाचा काओफी और बाकी लोग कहाँ हैं? मैं उन्हें बेहतरीन मछली पकड़ने के स्थानों पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ग्राम प्रधान, अरे, वे परसों ही रवाना हो गए थे। बस 2 लड़कियां, चेन जिया एर और चेन लिंग, नहीं गईं। आप जाकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। सार्थक, क्या मैं लड़कियों को डेट पर नहीं बुला सकता? ग्राम प्रधान, चिंता मत करो, अगर तुम इतने मोटे भी नहीं होते
तो भी तुम्हारी उम्र सिर्फ 12 साल होती। उन्हें तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। सार्थक अध्याय 112। अरे वह मोटा आदमी। जब चेन जियाएर और चेन लिंग ने अपने सामने खड़े मोटे आदमी को सार्थक के रूप में पहचाना तो उन्हें लगा कि उनके विश्व दृष्टिकोण धराशायी हो गए हैं। चेन जियाएर, क्या तुम सचमुच सार्थक हो? मुझसे झूठ मत बोलो। चेन लिंग, वाह सार्थक, अब तुम्हारा वजन कितना है? क्या तुम 500 पाउंड के हो? सार्थक पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था। सच तो ये था कि उसका वजन 500 पाउंड से कहीं अधिक था। साधना जितनी अधिक की जाती है, वजन उतना ही बढ़ता जाता है। पहले दुबला पतला दिखने वाला सार्थक भी जब फिशिंग मास्टर स्तर पर पहुंचा था, तब उसका वजन 200 पाउंड से अधिक था। अब कौन जाने उसका वजन कितना होगा। वह निश्चित रूप से अपना वजन नहीं करना चाहता था। सार्थक, बस करो। तुम औरतें कितनी छिछली हो, हमेशा दूसरों की कमियों पर हंसती रहती हो। अगर ऐसा करती रहोगी तो कभी शादी नहीं कर पाओगी। स्मैक। चेन जियाएर ने सार्थक के सिर पर जोर से मारा। अरे बदमाश, जल्दी करो और नाव चलाना शुरू करो। बेहतरीन मछली पकड़ने के स्थानों पर जाने पर मछुआरों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मछुआरे गांव की रीढ़ हैं और उनमें से एक को भी खोना बहुत बड़ा नुकसान होगा। रास्ते में सार्थक को ही सबका ध्यान मिल रहा है। हर कोई इस मोटे आदमी को घूर रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि उसके साथ दो खूबसूरत औरतें क्यों हैं। क्या आजकल की औरतें इतनी सती हो गई हैं? हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट डिवोरिंग फिश को आयरनहेड फिश ने टक्कर मार दी हो। मैंने इस मोटे आदमी को पहले कभी नहीं देखा। क्या हमारे तियानशुई गांव में उसके जैसा कोई और है? तुम इतने मोटे हो गए हो, तुमने कितना खाना खाया होगा? मेरा अनुमान है कि प्रतिदिन कम से कम 20 बड़ी पीली क्रोकर मछलियां खाए बिना आप इतने मोटे नहीं हो सकते। सार्थक अब और संयम न रख पाने के कारण राहगीरों पर चिल्लाया, बस करो तुम सब मछुआरे। सावधान रहो वरना मैं तुम सबको तैरते हुए द्वीप से नीचे फेंक दूंगा। लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि जब टाइगर हेड गैंग आसपास था तब भी उन्होंने तैरते हुए द्वीप से लोगों को फेंकने की हिम्मत नहीं की। आखिर यह मोटा आदमी खुद को क्या समझता था? चेन लिंग, सार्थक, भूल जाओ। भविष्य में जब तुम बाहर जाओ तो मास्क पहनने के बारे में सोच सकते हो। सार्थक, ये तो आत्मधोखा है। चेन लिंग हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम अभी भी जवान हो। बड़े होने पर तुम्हारा वजन अपने आप कम हो जाएगा। सार्थक बेहतरीन मछली पकड़ने का क्षेत्र। जब मछली पकड़ने वाली नाव पानी में उतरी तो वह अचानक डूब गई और सार्थक का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मुझे बार बार यह याद मत दिलाओ कि मैं कितना भारी हूं, ठीक है? चेन जियाए, इस बार हम निश्चिंत होकर मछली पकड़ सकते हैं। चाचा काओ और अन्य लोगों ने तियानमु गांव और तियानशुई गांव के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया है। अब तीनों गांव दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं, इसलिए प्रथम स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र कुछ समय के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेंगे। चेन लिंग, सार्थक, क्या तुमने अपनी सच्ची आत्मा मछली पकड़ने की तकनीक के दूसरे स्तर में महारत हासिल कर ली है? यह मछली पकड़ने का मैदान कोई साधारण मैदान नहीं है। केवल अचल तकनीक के पहले स्तर का उपयोग करके 500 जिन की आत्मा निगलने वाली मछली को पकड़ना बहुत मुश्किल है। सार्थक, मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं आकर कोशिश करूंगा। सार्थक ने जुबान लोहे की छड़ी निकाली। जहां तक बढ़िया लोहे की मछली पकड़ने वाली छड़ी की बात है, उसने उसे लापरवाही से फिश ड्रैगन गैंग के गोदाम में फेंक दिया। जिसे भी चाहिए वह ले सकता है। आखिरकार उसकी जुबान लोहे की छड़ी एक उच्च श्रेणी की, बहुत मजबूत मछली पकड़ने वाली छड़ी थी। ट्रू स्पिरिट फिशिंग टेक्निक के तथाकथित दूसरे स्तर के बारे में सार्थक ने उपहास व्यक्त किया। जब इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध हो तो भला कोई घटिया चीज क्यों अपनाएगा? वॉइड फिशिंग टेक्निक के दूसरे स्तर में हुक डिवाइन स्किल नामक एक रॉड तकनीक शामिल है, जो वास्तव में 3 फिशिंग हुक तकनीकें हैं: थाउजेंड एंटेंगलिंग सिल्क, फ्लैश हुक टेक्निक और स्नैक लाइक टेक्निक। हजारों उलझे रेशम तकनीक का मूल अर्थ है मछली पकड़ने वाली छड़ी पर लगी लाइन को नियंत्रित करना। हुक क्लिक तकनीक की बदौलत सार्थक पानी के अंदर मछलियों की हलचल को भांप सकता है। अगर मछली चाकू जैसी नुकीली नहीं है तो एक बार हजारों उलझे रेशम से बंध जाने के बाद उसका बचना लगभग नामुमकिन है। फ्लैश हुक तकनीक का दूसरा प्रकार कुछ चालाक मछलियों के लिए बनाया गया है जो केवल चारा काटती है लेकिन उसे कभी फंसाती नहीं है। जब मछली एक निश्चित सीमा के भीतर हुक के करीब आती है तो हुक को सीधे नियंत्रित करके अत्यंत तेज गति से चमकाया जाता है, जिससे सामान्य मछलियों के लिए बचना असंभव हो जाता है।
तीसरी विधि, जिसे सांप जैसी विधि कहा जाता है, वास्तव में मछली पकड़ने की एक भ्रामक तकनीक है। इस विधि में कांटा समुद्र के पानी में एक छोटी हल्की मछली की तरह दिखाई देता है, जिससे कांटा छिप जाता है। इससे मछली अधिक आकर्षित होती है और स्वाभाविक रूप से कांटा फंसने की संभावना बढ़ जाती है। सार्थक ने बहुत समय से मछली नहीं पकड़ी थी, उसे ऐसा लगता था जैसे वह खजाना खोज रहा हो। उसे रोमांच तभी आता था जब वह खजाना ढूंढ रहा होता था। लेकिन अभी वह काफी ऊब चुका था और वह मछली पकड़ने की इन 3 तकनीकों को आजमा रहा था। अरे, ये तो बच निकला। नहीं, जब यह फंसा था तब इसकी गति काफी नहीं थी, जिसकी वजह से यह हंगामा हुआ। नहीं, बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा डाली गई है। उलझा हुआ धागा खींच गया है, जिससे मछली को भागने का मौका मिल गया है। मैं एक आत्मा भक्षक मछली। फंसाना। सार्थक ने लापरवाही से रस्सी खींची और आत्मा खाने वाली मछली रस्सी में बने छेद से बाहर निकल आई। सार्थक, चेन जिया, छोटे भाई, तुम्हें धैर्य रखना होगा। ये जगह सामान्य मछली पकड़ने के स्थानों से अलग है। यहाँ तक कि सबसे आम आत्मा भक्षण करने वाली मछलियां भी बहुत चालाक होती हैं। सार्थक ने चेन जियाए की ओर देखा, जो पहले ही 4-5 मछलियां पकड़ चुका था, और अपने होंठ सिकोड़ लिए। दुर्भाग्य से उसके चेहरे पर अब बहुत चर्बी थी, इसलिए चाहे वह कितना भी मुंह हिलाए, ऐसा लगता था जैसे वह हिला ही नहीं हो। फंसाना। इस बार सार्थक ने तेजी से कार्रवाई की और जो कुछ दिखाई दिया वह ये था कि एक बाह जितनी लंबी आत्मा को निगलने वाली मछली को समुद्र से ऊपर खींचा जा रहा था। सार्थक हंसते हुए बोला, देखा, कितना आसान है। मैं आज 500 जिन पकड़ सकता हूँ। चेनलिंग, चेन जियाए। आत्मा निगलने वाली मछलियां बड़ी नहीं थीं, बल्कि यूं कहें कि दूसरी मछलियों की तुलना में बहुत छोटी थीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। 1 घंटे के भीतर चेन जिया, और चेनलिंग ने दर्जनों मछलियां पकड़ ली थीं, जिनका वजन कम से कम 70 या 80 पाउंड था, शायद 100 पाउंड भी। वहीं दूसरी ओर सार्थक ने केवल 7 या 8 मछलियां ही पकड़ी थीं। चेन जियाए, सार्थक, क्यों न हम अपनी सीटें बदल लें? चेनलिंग, बिल्कुल, शायद कहीं और जाना बेहतर होगा। सार्थक ने सहज भाव से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो बस मछली को चिढ़ा रहा था। दोनों लड़कियां उसे बेनकाब करने में बहुत शर्म महसूस कर रही थीं। वे जवान थीं और अपनी छवि को लेकर चिंतित थीं। उन्हें लगा कि अगर वे ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध नहीं बनाएंगी, तो कोई उन्हें नीचा नहीं देखेगा। आखिर शुरुआत में तो सब ऐसे ही करते हैं, है ना? दरअसल उन दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि सार्थक सचमुच मछली को चिढ़ा रहा था। वह वर्तमान में सर्प निगलने की तकनीक का उपयोग कर रहा था, जिसमें पानी के नीचे मछली पकड़ने का कांटा एक आत्मा मछली जैसा दिखता था, और उसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मा भक्षक मछलियां लगी हुई थीं। ये आत्मा भक्षक मछलियां, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर किसी भी चीज को कभी नहीं छोड़ती। सार्थक ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को झटका दिया, और आत्मा मछली ने तुरंत ही आत्मा भक्षण करने वाली 2 मछलियों के मुंह को भेद दिया। उठना। सार्थक की मछली पकड़ने वाली छड़ी पर 2 आत्मा निगलने वाली मछलियों को देखकर चेन जिया, और चेनलिंग आश्चर्य से चिल्ला उठे, एक ही कांटे पर 2 मछलियां। सार्थक, अरे, बस किस्मत अच्छी थी, बस किस्मत अच्छी थी। चेन जियाए, वाह, ये तो 10,000 में एक मौका है। छोटा भाई कितना भाग्यशाली है। सार्थक का चेहरा उतर आया, क्या आप कृपया मेरे नाम से छोटा शब्द हटा सकते हैं? चेन जियाए। सार्थक ने मछली पकड़ने की तीनों तकनीकों को आजमाया। ये तकनीकें ज्यादा कठिन नहीं थीं, बस थोड़ी सी कुशलता और आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत करती थीं। इन्हें आजमाने के बाद उसने पाया कि सांप तैराकी तकनीक पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं थी। एक छोटी मछली पकड़ने में कम से कम 30 आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती थी, और मछली पकड़ने की लागत को देखते हुए उसे न के बराबर ही लाभ होता था। 1 और घंटा बीत गया और दोनों लड़कियां परेशान हो गईं क्योंकि उन्होंने देखा कि सार्थक पहले से कहीं ज्यादा आत्मा भक्षण करने वाली मछलियां पकड़ रहा था। पहले तो उसे एक मछली पकड़ने में आधा घंटा लगता था, लेकिन अब वह हर कुछ मिनट में एक मछली पकड़ रहा था। उसकी इस तेजी को देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। चेन लिंग और चेन जिया ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, क्या प्रतिभाशाली लोग इतनी जल्दी सब कुछ सीख सकते हैं? चेन जिया, मुझे ऐसा ही लगता है। हम नीचे देखो। सार्थक ने चेन जिया और चेन लिंग को आवाज दी, और दोनों महिलाओं ने सहज रूप से अपना सिर नीचे कर लिया।
उन्हें हुश हुश और डिंग 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 की आवाजें सुनाई दी। कुछ क्षण बाद जब दोनों महिलाओं ने दोबारा झांका तो उन्हें काले कांटों की एक माला दिखाई दी। चेन लिंग, बॉलफिश। चेन जिया एर ने नाराजगी से पूछा, छोटे भाई क्या तुम्हारा शरीर शुद्ध लोहे का बना है? सार्थक के हाथ में एक मछली थी जो अब सिर्फ हड्डियों और चमड़ी की बनी थी। उसने एक खंजर निकाला, उसे चीरा, बीच से सफेद मांस का एक छोटा टुकड़ा निकाला और निगल गया। सार्थक ने बुदबुदाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मोटे लोगों के साथ भेदभाव मत करो, मोटे लोग बहुत सक्षम होते हैं। शाम होते होते सार्थक द्वारा पकड़ी गई निगलने वाली आत्मा मछली की संख्या उसके बगल में बैठी दोनों लड़कियों के बराबर हो गई थी, और उसने एक तलवार मछली भी पकड़ ली थी। तलवार मछली ने उसे डंक मारा और दुर्भाग्य से उसका मुंह टूट गया। सार्थक, मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। देवियों, क्या हम तैरने चले? चेन लिंग, क्या तुम पागल हो? ये तो मछली पकड़ने का बेहतरीन इलाका है। सार्थक, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहां नीचे जा सकता हूं। शायद मैं कुछ दुर्लभ मछलियां भी पकड़ सकूं। चेन जिया एर, हमारे शरीर पर वैसी चर्बी की परत नहीं है जैसी तुम्हारे शरीर पर होती है। अगर कुछ तलवार मछली हमें पकड़ ले तो हमारे लिए चोटिल होने से बचना मुश्किल होगा। बेहतरीन मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में मछुआरे अक्सर रात समुद्र में बिताते हैं, और रात में मछली पकड़ना एक आम बात है। हालांकि वे शायद ही कभी पानी में उतरते हैं क्योंकि रात में पूरा बेहतरीन मछली पकड़ने का क्षेत्र खूनी शिकारगाह में बदल जाता है। अचानक चेन लिंग का चेहरा गंभीर हो गया। सार्थक, मछली पकड़ना बंद करो, एक नाव आ रही है। वहां एक से अधिक नावें थीं, कुल मिलाकर 3 नावें थीं, और कुल 7 नावों में मछली पकड़ने वाले लोग थे। चेन जिया एर, धिक्कार है, मुझे लगा था कि हमने काफी दूरस्थ जगह चुनी थी, फिर भी हम पकड़े क्यों गए? हाँ, तियानशुई गांव के लोगों, आज का अपना सारा माल मुझे सौंप दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सार्थक ने चेन जिया एर से पूछा, वे किस गांव से हैं? चेन जिया एर, नाव को देखो, उनकी नाव पर आग का चिन्ह बना हुआ है, वे त्यानहुओ गांव से हैं। सार्थक, वे आग और पानी की तरह हैं। अरे, कौन मोटा आदमी तुमसे बात कर रहा है? अध्याय 113 हिंसक मोटा हान। सार्थक को केवल अपने चेहरे पर बहती समुद्री हवा का एहसास हो रहा था, जो उदासी का भाव लिए हुए थी। सार्थक ने गहरी सांस ली। जिया एर, तुम नाव को नियंत्रित करके उससे टकरा दो। चेन जियाए, सार्थक, वे बहुत सारे हैं, लेकिन हम तेजी से दौड़कर पूरी तरह से बच निकल सकते हैं। सार्थक, नहीं, उसने मेरा अपमान किया है और मेरे जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसे गाड़ी से कुचल दो। चेन जिया एर ने आंखें घुमाईं। जब से उसका छोटा भाई मोटा हुआ है तब से वो इतना प्यारा नहीं रहा। जब भी कोई मोटापा शब्द का जिक्र करता है वो उसे घूरकर देखता है, और अब तो उसे इसमें सचमुच मजा आ रहा है। हालांकि चेन जिया एर डरी नहीं थी। भले ही दूसरी तरफ ज्यादा लोग थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह भाग सकती थी क्योंकि उसकी नाव अच्छी थी। उनके सामने खड़े आदमी ने सफेद मछली पकड़ने वाली नाव को उनकी ओर आते देखा और तुरंत चिल्लाया, मोटे, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तो बस तुम्हारी आत्मा को निगलने वाली कुछ मछलियां हैं, क्या इनके साथ मरना उचित है? आप किसे मोटा कह रहे हैं? एक जोरदार धमाके के साथ दूसरी पार्टी को भागने का समय ही नहीं मिला इससे पहले कि नाव उनसे टकरा गई। सार्थक का भारी भरकम शरीर हवा में उछला और दूसरे जहाज पर जोर से जा गिरा। उन्हें लाओ, त्यानहुओ गांव के लोग भी बेरहम हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मोटा आदमी इतना क्रूर होगा, सचमुच नाव चलाकर हमें टक्कर मारने आया। धड़ाम। सार्थक ने विरोधी की मछली पकड़ने वाली नाव को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पानी में डूब गई, जिससे विरोधी लगभग अपना संतुलन खो बैठे। आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण उस युवक ने अपनी छड़ी सार्थक के पेट पर जोर से मारी, जिससे उसका पेट थोड़ा पिचक गया। सार्थक का पेट फिर से अपनी मूल स्थिति में आ गया और वह युवक छड़ी समेत पीछे की ओर उड़ गया और रेलिंग से जोर से टकराकर उसे विकृत कर दिया। फुफकार। त्यानहुओ गांव के तीनों मछुआरे पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या ये सचमुच इतना निर्दयी था? उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग भी नहीं किया, बस अपने नंगे शरीर से ही उसे रोक दिया। हालांकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट नहीं था, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसे भौतिक शरीर रोक सके। सार्थक ने अपना पेट खुजाया, उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसे धक्का देकर गिरा दिया गया था और कहा, मैं तुम्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और ठीक से बोलने का एक और मौका दे रहा हूं। मोटे, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। हमारे पास 3 मछली पकड़ने वाली नावें हैं, तुम
इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने देखा कि मोटा आदमी अपनी कद काठी के अनुपात से कहीं अधिक तेजी से उसकी ओर दौड़ा, एक हाथ से उसका पैर पकड़ा और उसे ऊपर उठा लिया। डुआंग, डुआंग। युवक को जमीन पर पटक दिया गया, उसके सिर से बहुत खून बह रहा था, उसके आंतरिक अंग बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। वह कराह रहा था और खून थूक रहा था। क्लैंग, क्लैंग। सार्थक को ऐसा लगा जैसे उसे 2 बार चोट लगी हो, और वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो स्काईफायर विलेज के बाकी 2 लोग अविश्वास भरी निगाहों से उसे घूर रहे थे। क्या आपका शरीर वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट को सहन कर सकता है? टकराना। सार्थक बिजली की गति से आगे बढ़ा, अपनी भुजाएं फैलाकर उसने दोनों आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। फिर, बिना हथियार चलाए, वो बस अपनी पीठ के बल बैठ गया। उल्टी। उनमें से एक इतना कठोर था कि उसने मुंह भर खून खांस दिया। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत पेशाब किया और समुद्र में कूद गया, साथ ही उसने अपना मछली पकड़ने का कांटा त्यानहुओ गांव की एक अन्य मछली पकड़ने वाली नाव में फंसा दिया। सार्थक, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? वापस यहीं आओ। अपनी लोहे की छड़ के एक झटके से सार्थक ने हवा में उड़ रहे उस आदमी को तुरंत नीचे खींच लिया और उसे पूरी तरह से बांध दिया। टकराना। सिर्फ एक मुक्के से वह आदमी दूर समुद्र में जा गिरा और पानी में छप छप की आवाज के साथ जा गिरा। चेन जिया, एर और चेन लिंग दोनों पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या यही सार्थक की ताकत थी? कुछ ही दिनों में उसने क्या क्या झेला। आधा महीना और उसने बिना किसी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किए 3 मछुआरों को मार डाला। तियानहुओ गांव की 2 अन्य मछुआरे नावें उनकी सहायता के लिए तैयार थीं, लेकिन जब वे लगभग 30 मीटर दूर ही थीं, तब उन्होंने देखा कि उस मोटे आदमी ने उनकी नाव पर सवार लोगों को मार डाला था। तुरंत ही दोनों नावों पर सवार लोग घबरा गए। क्या वह मोटा आदमी तियानशुई गांव का था? ये तो बहुत भयानक था। तियानशुई गांव में ऐसा आदमी कब पैदा हुआ? अरे मोटे, चलो इस बारे में बात करते हैं। हमारे आदमियों को रिहा करो और हम तुरंत निकल जाएंगे। उफ, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मोटा मत कहो। सार्थक ने दोनों हाथों से 2 आदमियों को पकड़ा और उन्हें बड़ी पीली मछलियों की तरह मछली पकड़ने वाली नाव पर पटक दिया। इस जबरदस्त बल से पहले से ही गंभीर रूप से घायल 2 आदमियों के आंतरिक अंग लगभग चकनाचूर हो गए। लेकिन क्या सार्थक ने हार मान ली? इसके बाद सार्थक समुद्र में कूद गया, जिससे एक जोरदार छपछपाहट हुई। तियानहुओ गांव में वापस आकर जैसे ही उन्होंने अपने दोनों साथियों को उठाया और उन्हें जमीन पर लिटाया, किसी ने पूछा, अरे, वह मोटा आदमी कहाँ है? ऐसा लगता है कि वह समुद्र में कूद गया है। क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आत्महत्या हो गई? टकराना। अचानक पानी की सतह फट गई और सार्थक धड़ाम से जहाज के डेक पर जा गिरा। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं तुम्हें अपना बयान बदलने का मौका देता हूं। वह मोटा आदमी कौन है? गटक। भाई, पहले गलती हमारे तियानहुओ गांव की थी, भाई, आपकी। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ वह आदमी डेक से टकराया और मछली रखने वाले हिस्से के अंदर जा गिरा। सार्थक, तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? मैं तो सिर्फ 12 साल का हूं। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है जो तुम्हारी उम्र का हो। सब लोग हंगामा कर रहे थे। अरे यार, तुम तो सिर्फ 12 साल के हो। 12 साल की उम्र में ही इतने बड़े हो गए हो। 22 साल की उम्र में क्या करोगे? हालांकि तियानहुओ गांव के लोग अपनी पीड़ा के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। अंत में किसी ने आगे बढ़कर कहा, यह एक गलतफहमी है युवक, ये पूरी तरह से एक गलतफहमी है। सार्थक, तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, क्या मैं मोटा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मोटी नहीं हो। ये तो मजाक है। जो भी तुम्हें मोटा कहेगा, मैं उससे बहस करूंगा। तुम्हारी काया के हिसाब से तो तुम हमारे गांव में आदर्श हो। सीधे शब्दों में कहूं तो तुम पतली हो। सब मन ही मन कोस रहे थे। झूठ बोलते हुए क्या तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है? तुम्हारे सामने बैठा व्यक्ति तो गेंद की तरह मोटा है और तुम खुद को सामान्य कद काठी का और पतला कहते हो। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि ऐसी बात कहे? सार्थक ने गौर से देखा तो पाया कि वह एक लड़का था जो उससे ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। सार्थक, आपकी पसंद अच्छी है। चूंकि आप बोलने में इतने माहिर हैं, तो आप हमें आत्मा निगलने वाली मछली के बारे में बताकर चले जाइए। दूसरी नाव वाले भागना चाहते थे, लेकिन उनके 5 मछुआरे दूसरे पक्ष के कब्जे में थे। अगर वे अब भाग जाते तो गांव लौटने पर क्या कहते? तियानहुओ गांव के लड़के ने राहत की सांस ली। जी हां, आपको ले जाना ही होगा। मैं इसे उठाने में आपकी मदद करूंगा। चेन जिया, एर और चेनलिंग पूरी तरह से अचंभित रह गए।
ये तो आपका लेवल 1 मछली पकड़ने के मैदान में सिर्फ दूसरी बार आना था। पहली बार तो आप सिर्फ 1 घंटे के लिए रुके थे और दूसरी बार आपने 2 मछली पकड़ने वाली नावों को पलट दिया और इतनी सारी आत्मा भक्षण करने वाली मछलियां चुरा लीं। इस समय तियानहुओ गांव में सभी लोग चुप हो गए और किसी ने भी दोबारा मोटा शब्द का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। सार्थक के दिमाग में कई विचार कौंध गए और उसने लड़के की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का एक पल के लिए चौंक गया, फिर बोला, डिंग यू फैदर में यू वाला हिस्सा। सार्थक, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपका स्काईफाई गांव अपनी गलतियों को स्वीकार करने में ईमानदार है, इसलिए मैंने आपको एक मौका देने का फैसला किया है। हमारे स्काईवॉटर गांव के साथ गठबंधन करने के बारे में क्या ख्याल है? सब लोग। तियानहुओ गांव के लोग गुस्से से कोसना चाहते थे। तुमने अभी अभी हमारे एक मछुआरे को मार डाला और 3 अन्य को अपाहिज कर दिया। अब तुम हमसे गठबंधन करने की बात कर रहे हो। सार्थक बहुत बुद्धिमान था, पहले स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में गठबंधन होना आम बात थी। अगर वह स्काईफाई गांव के लोगों को स्काईसन गांव या स्काईमून गांव के जहाजों को डुबोने के लिए एकजुट कर दे, तो क्या ये भविष्य में उन सभी को एक साथ नहीं बांध देगा? चेन जिया, सार्थक, हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली हैं। क्या हमें पहले वापस जाना चाहिए? चेन लिंग, जी हाँ, हमने अपनी नाव में पहले ही 3000 किलो शराबी मछलियां भर दी हैं। हमें डर है कि अब और नहीं भर सकती। सार्थक, यहाँ तो अभी पहला ही दिन है, तुम क्यों जा रहे हो? हम ये करेंगे, हम स्काईफाई गांव से एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेंगे। तियानहुओ गांव के लोगों को ऐसा लगा जैसे वे खून की उल्टी कर देंगे। कुछ लोगों ने मन ही मन सोचा, मैं इतने सालों से एक कुशल मछुआरा हूं और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इस अकेले आदमी ने ही हमारे पूरे समूह को डरा दिया है। लेकिन जब आप किसी के घर में रहते हैं तो आपको सिर झुकाना ही पड़ता है। सार्थक का अस्तित्व मानो मछली पकड़ने के शुरुआती स्तर में एक गड़बड़ी है। आप उसे हरा नहीं सकते और न ही उसे कोसने की हिम्मत कर सकते हैं। आप केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते हैं। मछली पकड़ने वाली नाव पर। चेन जिया, सार्थक, तियानहुओ गांव भरोसेमंद नहीं है। हमारे पास बहुत कम लोग और बहुत कम मछली पकड़ने वाली नावें हैं। बेहतर होगा कि हम पहले वापस जाएं, लोगों का एक समूह इकट्ठा करें और फिर से शुरुआत करें। चेन लिंगर, हाँ, हालांकि आप अभी बहुत मजबूत हैं, फिर भी अगर आप कई शीर्ष स्तर के मछुआरों से घिरे हुए हैं तो आप खतरे में हैं। सार्थक, आप लोग पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं जाकर देखता हूं कि वहां कोई दुर्लभ मछली है या नहीं। दोनों लड़कियां हैरान और परेशान थीं। चेन लिंग ने कहा, दुर्लभ मछलियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर किसी को इनके बारे में पता भी हो तो वो बताएगा नहीं। सार्थक मन ही मन बुदबुदाया, अगर मुझे पता होता कि वे इतने कमजोर हैं तो मैं अकेला ही आता। 2 बोझ लेकर पानी में उतरना और मछली पकड़ना मुश्किल है, वगैरह। चेन लिंग ने अचानक दूर समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वह क्या है। चेन लिंग द्वारा बताए गए दिशा का अनुसरण करते हुए सभी को केवल एक विशाल सुनहरी मछली दिखाई दी, जिसके सिर पर एक बड़ा सा उभार प्रतीत होता था और वह समुद्र की सतह पर उछल रही थी। चेन जिया, के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही तियानहुओ गांव से किसी ने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, ये तो खजाना खोदने वाली मछली है। अध्याय 114, क्या मैंने तुम्हें सम्मान दिया? सार्थक ने अपना सिर खुजलाने की कोशिश की, लेकिन इस समय सिर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उसने अपना पेट खुजलाया और खाली नजर से पूछा, यह एक मछली है जो समुद्र में तैर रही है। हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं? सार्थक को खजाना खोदने वाली मछली के बारे में जरूर पता था, जिसे वैज्ञानिक रूप से रेडफिश के नाम से जाना जाता था और जो प्रथम स्तर के समुद्री क्षेत्र की सबसे चालाक मछली थी। इसे खजाना खोदने वाली मछली इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके सिर पर एक बड़ा उभार होता था और उस उभार में खजाने छिपे होते थे। कभी कभी यह एक आध्यात्मिक मोती होता था, कभी शोधन सामग्री का एक टुकड़ा, कभी कभी आध्यात्मिक फल, और यहाँ तक कि ऐसी किंवदंतियां भी प्रचलित थीं कि किसी ने खजाना खोदने वाली मछली के सिर से साधना की एक तकनीक खोज निकाली थी। बहरहाल इस मछली को पकड़ना काफी मुश्किल है। सार्थक को लगता है कि समुद्र की सतह पर उछलती कूदती मछलियां उन्हें उकसा रही होंगी। चेन जिया, क्या आपको लगता है कि मछली पकड़ने की छड़ें केवल मछली पकड़ने के लिए होती हैं? बलवान लोग अपनी छड़ियों से कुछ भी कर सकते हैं। लोक कथाओं के अनुसार मछली पकड़ने की छड़ी के एक झटके से कोई भी पल भर में 1000 मील की यात्रा कर सकता है। सार्थक, ये तो बस एक किंवदंती है, ठीक है।
हालांकि सार्थक ने एक पल के लिए सोचा कि यह संभव नहीं है। अगर हैंगिंग आइलैंड जितना बड़ा तैरता हुआ द्वीप भी किसी ने यहाँ लाकर रख दिया है, तो थाउजेंडली नदी के बाहर मछली पकड़ना कोई बहुत अजीब बात नहीं लगेगी, है ना? चेन लिंग ने तुरंत तियानहुओ गांव के लोगों के समूह से कहा, तियानहुओ गांव के लोगों, अपनी मछली पकड़ने वाली नावों को उठाओ और तुरंत चले जाओ। हमारे मछली पकड़ने के काम में दखल मत दो। तियानहुओ गांव के ग्रामीण दुविधा में थे। खजाना खोदने वाली मछलियां, एक दुर्लभ प्रजाति जो बहुत कम देखने को मिलती है, उन्हें आज मिल गई थी और अब उन्हें भगाया जा रहा था। लेकिन दोनों जहाज उस समय नहीं रुके और तुरंत रवाना हो गए। दुर्लभ मछलियां बेशक अच्छी होती हैं, लेकिन जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भले ही वह खजाना ढूंढने वाली मछली हो, इसका मतलब यह नहीं कि उससे कुछ अच्छा ही मिलेगा। और अगर सार्थक और बाकी लोग उसे पकड़ ही न पाए तो? सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, अगली बार गठबंधन करना याद रखना, नहीं तो मैं तुम सबको मछलियों के खाने के लिए समुद्र में फेंक दूंगा। तियानहुओ गांव के लोग, सार्थक ने बुदबुदाते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है, डिंग यू तो काफी समझदार है। चेन जियाए और चेन लिंग, इससे पहले कि मैं और कोई सवाल पूछ पाता, मछली पकड़ने वाली नाव पहले ही चलने लगी थी। मछली पकड़ने वाली नाव को नियंत्रित कर रही चेन जिया एर चिल्लाई, जुई शियाओलिंग, तुम्हारी तुरंत कांटा फंसाने की तकनीक मुझसे बेहतर है, तुम कांटा फंसाओ। दोनों ने सार्थक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि सार्थक के मछली पकड़ने के कौशल में तेजी से सुधार हो रहा था, लेकिन आखिरकार यह सार्थक का एक बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र में परीक्षण के तौर पर मछली पकड़ने का पहला दिन था, और दोनों ने सार्थक को आगे बढ़ने देने के बारे में सोचा भी नहीं। इस प्रकार सार्थक स्वाभाविक रूप से मानव मार्गदर्शक बन गया। 300 मीटर आगे, नहीं 50 मीटर दाईं ओर, वह चीज इतनी तेजी से जा रही है, सीधी रेखा में पीछा कर रही है, मोड़ पर गति बढ़ा रही है। चेन जिया एर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत कहा, चुप रहो, ये किस तरह का मोड़ है? सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि मछली हमेशा हमसे 100 मीटर दूर ही रहती थी? पुकारें। चेन लिंग की मछली पकड़ने वाली छड़ी में अचानक एक विचार आया और पलक झपकते ही मछली पकड़ने की डोरी 100 मीटर तक खींच गई। हालांकि ये गति अभी भी बहुत धीमी थी, और जब तक उसका कांटा मछली तक पहुंचा, तब तक वह मछली से 20 मीटर से अधिक दूर रह जाती थी। सार्थक, बहुत धीमी गति से चल रही है। यह मछली हमें चिढ़ा रही है, ऐसा ही लग रहा है। ये हमें धमका रही है। चेन लिंग ने दांत पीसते हुए सार्थक को घूर कर देखा। ये छठी बार था जब उसने कांटा फेंका था, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। सार्थक को लगा कि इन दो बेवकूफ महिलाओं के साथ मछली पकड़ने का उसके पास कोई मौका नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि मछली स्पष्ट रूप से 3 लोगों को खोने के बारे में उसे चिढ़ा रही थी। सार्थक नाव पर बैठ गया, उसकी भौहें तन गईं, और तभी लिटिल ब्लैक और लिटिल व्हाइट प्रकट हुए। लिटिल व्हाइट सार्थक के चेहरे के करीब झुकी और उसे चूमते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अंश बाहर निकाला। चेन जिया एर हार मानती हुई प्रतीत हो रही थी, इसलिए उसे सार्थक को चिढ़ाने का भी समय मिल गया। अरे सार्थक, क्या तुम्हारी आत्मा भक्षण करने वाली मछली तुम्हें आध्यात्मिक ऊर्जा स्थानांतरित कर सकती है? सार्थक, आहा, कभी कभी, बशर्ते आप इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित करें। चेन लिंग, अंदर जाकर बाहर आने का क्या मतलब है? सार्थक, यह आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी शुद्ध बना सकता है। जैसे ही सार्थक ने ये कहा, उसके मन में एक विचार कौंधा, लिटिल ब्लैक, उस बदबूदार मछली को पकड़ो जिसने मुझे धोखा दिया है, मुझे काटकर जान से मत मार देना। जब वे बात कर रहे थे, चेन लिंग ने एक और बार मछली पकड़ने के लिए कांटा फेंका, लेकिन फिर भी वह चूक गई। सार्थक, क्या हम बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्रों के मध्य तक पहुंच गए हैं? मुझे एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दे रही है। चेन जिया एर ने दूर से आती हुई उस काली आकृति पर एक नजर डाली, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। धिक्कार है, ठीक है शियाओलिंग, चलो हार मान लेते हैं। सार्थक, 1 मिनट रुकिए, अब जब हमने उसे यहाँ पकड़ लिया है, तो हम उसे इस तरह कैसे जाने दे सकते हैं? लेकिन सार्थक अचानक खड़ा हो गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है, इसलिए अगर तुम इसे भुना नहीं पाते हो तो मुझे दोष मत देना। इसके बाद सार्थक ने अपनी जुबान टाई छड़ी का इस्तेमाल किया और लंबे तार में आध्यात्मिक प्रकाश भर दिया। चेन जिया एर ने मन ही मन सोचा, अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो, वैसे भी इसमें 2 सांसों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने इसे पकड़ लिया। चेन लिंग अचानक आश्चर्य से बोली।
उसने 7 बार कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, जबकि सार्थक ने एक ही झटके में उसे पकड़ लिया। ये तो बहुत ही निराशाजनक था। चेन जिया एर भी अचंभित रह गई। क्या ये सिर्फ किस्मत थी? हालांकि उन्होंने खुद मछली नहीं पकड़ी, फिर भी दोनों लड़कियां बहुत खुश थीं। अपने गांव के किसी व्यक्ति के बजाय किसी दूसरे गांव के किसी व्यक्ति को सौंपना बेहतर था। सार्थक ने मछली पकड़ने का कांटा खींचा और खजाने की तलाश में निकली मछली ने जरा भी प्रतिरोध नहीं किया। सार्थक उसे एक निर्जीव वस्तु की तरह घसीटकर वापस ले आया। नाव पर आते ही चेनजिया एर ने बिना झिझक के नाव को दूसरी तरफ मोड़ दिया और भागते हुए सार्थक के हाथ में पकड़ी बड़ी मछली पर एक नजर डाली। सार्थक इस समय खजाने की खोज करने वाली मछली के सिर पर उभरे हुए हिस्से को चुटकी से दबा रहा था और उसे थपथपा रहा था, जिससे मछली घबराहट में छटपटाने लगी। स्मैक! सार्थक ने एक ही थप्पड़ से उसे बेहोश कर दिया और अब वह सोच रहा था कि क्या उसे उसके सिर पर लगी चोट को फोड़ देना चाहिए या उसे दानव शोधन पात्र में फेंक देना चाहिए ताकि वह उत्परिवर्तित मेंटिस झींगा राजा के साथ रहे। चेन लिंग, इस खजाने की खोज करने वाली मछली को काट लिया गया है। इसकी पीठ से मांस का एक टुकड़ा गायब है। सार्थक, शायद इसे किसी चीज ने काट लिया होगा, नहीं तो यह पानी से बाहर कैसे निकलता। बोलते बोलते सार्थक ने लिटिल ब्लैक की ओर देखा, जिसका मुंह फूला हुआ था। अगर लिटिल ब्लैक ने मांस नहीं काटा था तो फिर किसने काटा था? चेन जिया एर, सार्थक, क्या तुम इसे खोलना चाहते हो? सार्थक, क्या इसे खोलने से मेरी जान चली जाएगी? चेन लिंग, यह मरेगी नहीं, लेकिन इसका अनुबंध मूल्य कम हो जाएगा। एक बार जब खजाना मछली अपने सिर पर मौजूद खजाने की थैली खो देती है तो वह दुर्लभ मछली से साधारण मछली बन जाएगी। सार्थक, अच्छा, मुझे लगता है मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। दोनों लड़कियों ने सिर हिलाया। आखिर यह मछली की एक दुर्लभ प्रजाति थी। हालांकि इसमें लड़ने की क्षमता बहुत कम थी, लेकिन शायद इसमें खजाना ढूंढने की क्षमता हो। बहुत से लोग खजाना ढूंढने वाली मछली को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए पाना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसी मछली नहीं मिली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सार्थक इसे पकड़ लेगा। चेन लिंग, ठीक है, आप इसे अपनी अनुबंधित आध्यात्मिक मछली बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि हमने यह अवसर खो दिया। तियानशुई गांव में शायद ही कोई ऐसा मछुआरा होगा जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर न किए हों। चेन जिया एर, यह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है। हमने अभी अभी खजाना ढूंढने वाली मछली पकड़ी है, इसलिए हमें जरूर देखा गया होगा। मुझे संदेह है कि चारों ओर अंधेरे में मछली पकड़ने वाली नावें हमारा पीछा कर रही हैं। बिल्कुल सही समय। सार्थक इस चीज के साथ अनुबंध करने को इच्छुक नहीं है। मेरे पास राक्षसों को शुद्ध करने की क्षमता है, मुझे अनुबंध की क्या आवश्यकता है? सार्थक, मैं इसे वापस ले जाकर देखूंगा। यह मछली इतनी बदसूरत है, शायद वापस जाकर इसे खोलकर देखूं। चेन जिया एर ने मछली पकड़ने वाली नाव को रोकने से पहले 300 मील से अधिक की दौड़ लगाए और मुस्कुराते हुए पूछा, छोटे भाई सार्थक, क्या तुम बचपन से ही बहुत भाग्यशाली रहे हो? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या मैं भाग्य पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति हूँ? मैं अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहता हूँ। चेन जिया एर ने होंठ सिकुड़े। तुम्हें लगता है कि तुम ताकत के भरोसे चल सकते हो? तियानशुई गांव में कितने लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते? अब तक ली जू की हत्या को छोड़कर, जिस पर सभी को यकीन नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ तनवीर से जुड़ा हुआ लगता है। पुकारें। जब सब लोग आराम कर रहे थे तभी अचानक आकाश से आध्यात्मिक ऊर्जा की 5 किरणें निकली। चेन जियाए चिल्लाया, अरे नहीं, मछली का कांटा। पुकारें। एक पल में नीली रोशनी की एक लकीर चेन जिया एर के शरीर से गुजरी। सार्थक ने स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक तीर था जो चेन जिया एर के बाएं कंधे को भेदते हुए उसे देख पर गिरा दिया। फोड़ना। फिर सार्थक ने आकाश से 4 या 5 आकृतियों को नीचे कूदते हुए देखा, जिनमें से एक ने अपनी लंबी छड़ी पर आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट पहले से ही तैयार कर रखा था। बहन शियाओलिंग, सावधान रहना। सार्थक के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और उसका मोटा शरीर बाघ या तेंदुए की तरह झपटा और तुरंत चेन लिंग का रास्ता रोक दिया। टकराना। सार्थक। चेन लिंग चौंक गया। वह जानता था कि सार्थक की रक्षा प्रणाली मजबूत है, लेकिन क्या बिना किसी सावधानी के वार रोकने पर उसे चोट लग सकती है? दुर्भाग्यवश चेन लिंग के पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। सार्थक ने उसे पहले ही धक्का देकर दूर कर दिया था, लेकिन उसने सार्थक के होठों पर एक मुस्कान देखी। सार्थक के ऊपर खड़ा आदमी काफी अचंभित लग रहा था।
वे उस मोटे आदमी को काफी देर से देख रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा शरीर इतनी तेजी से कैसे चल सकता है। उस आदमी को अपनी आंखों के सामने ठंडी रोशनी की दो चमक महसूस हुई, और अगले ही पल उसने पीछे से एक जोरदार आवाज सुनी, उस मोटे आदमी के रास्ते से हट जाओ। सार्थक का सिर तुरंत वास्तविकता में लौट आया। रास्ते से हट जाओ? क्या मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही विनम्र हो रहा था। अध्याय 115 जोड़ तोड़ करने वाला। सार्थक इतनी तेजी से दौड़ा कि उसके पीछे खड़े व्यक्ति के प्रतिक्रिया करने से पहले ही सार्थक के दोनों तलवारों ने उसके बाएं और दाएं कंधों को भेद दिया। आह, गधे, मोटे कहीं के, तू खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। छोटे चोर, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय सार्थक की सफेद मछली पकड़ने वाली नाव पर कुल 5 लोग उतरे। सार्थक द्वारा पहले ही 2 बार चाकू मारे जा चुके लड़के के अलावा 4 अन्य लड़के भी थे। सार्थक चौंक गया। क्या वे सभी किशोर थे? ये लोग तो लगभग उसी उम्र के लग रहे थे। उसे मार डालो। लगभग एक ही समय में चारों ने चेन लिंग और चेन जिया एर को छोड़ दिया। उनमें से 2 ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट किया। एक ने धनुष और बाण पकड़ रखा था जिसमें तीर पहले से ही कमान पर लगा हुआ था, और एक युवक ने तलवार का इस्तेमाल किया जो पहले से ही सार्थक की ओर तनी हुई थी। हे, सार्थक की दोनों तलवारें भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठीं, जिससे एक समान आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पल भर में सार्थक के केंद्र से एक तीव्र तरंग बाहर की ओर फैल गई। वह कैसे संभव है? जब चारों लड़कों को पता चला कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने पाया कि तीर, तलवार और लाठी लगने के बावजूद सार्थक पूरी तरह से सुरक्षित था। मैं तुम्हें मार दूंगा। सार्थक ने अपनी निगाहें एक आदमी पर टिका दी, वही आदमी जो उसे मोटा कहता था, और उसने देखा कि वह अपनी दोनों तलवारें घुमाते हुए बिजली की गति से नीचे की ओर वार कर रहा है। एकीकरण। लड़के ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रतिक्रिया दी। पल भर में उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और फिर वह उसी में विलीन हो गया। सार्थक ने एक प्रेत कछुए को अपने शरीर में विलीन होते देखा। पफ! इसके बावजूद सार्थक ने उस आदमी पर चाकू से वार किया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, जिससे एक लंबा खून से सना निशान दिखाई दिया। इस समय चेन जिया एर और चेन लिंग ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी। दोनों ने तुरंत अपने आत्मा पशुओं के साथ विलय कर लिया, और उनकी लंबी छड़ें आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थीं, और वे आगे बढ़ गईं। फाक फाक करना, आत्माओं का उलझाव। लेकिन हमले के बाद तलवारबाज पीछे हट गया, और अचानक उसकी बगल से अनगिनत समुद्री शैवाल उग आए, जो चेन लिंग और चेन जिया एर के चारों ओर लिपट गए। चेन जिया एर का चेहरा एकदम बदल गया, स्पिरिट ग्रास को उलझाने वाली। तुम इसी शहर से हो? चेन जिया एर की आंखों के सामने एक प्रेत जैसी छवि प्रकट हुई, जिसके 2 झींगे जैसे पंजे आत्मा को बांधने वाली घास पर जकड़े हुए थे। तलवार लिए युवक ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बांधो। आत्मा बंधन घास के बड़े बड़े गुच्छे पल भर में सिकुड़ गए और चेन जिया एर और चेन लिंग को आपस में बांध लिया। चेन लिंग एर के दोनों पंजे चकनाचूर हो गए, जिससे उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। ये देखकर सार्थक ने अपने पैरों के पास पड़ी एक बैंगनी रंग की बांस की छड़ी को उछाला, उसे पकड़ा और तलवार लिए हुए युवक पर जोरदार प्रहार किया। आत्मा को बांधने वाली घास के बड़े बड़े गुच्छे तेजी से बढ़ने पर भी वह युवक शांत बना रहा। फोड़ना। सार्थक के हमले से आत्मा को बांधने वाली घास फट गई, और तलवार चलाने वाला युवक रुकने से पहले 5 या 6 कदम पीछे लड़खड़ा गया। इस समय सार्थक 5 लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि सार्थक ने पहले ही उन 2 आदमियों को घायल कर दिया था, फिर भी उनमें लड़ने की ताकत दिख रही थी। विशेष रूप से सार्थक द्वारा 2 बार चाकू मारे गए लड़के ने एक गोली खा ली थी और उसका चेहरा बेहद भयावह लग रहा था। सार्थक, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि कस्बे के लोग हम पर हमला नहीं करेंगे? लेकिन तलवार लिए युवक ने कहा, हम तो बस उस खजाने की खोज करने वाली मछली को चाहते थे, लेकिन मेरे साथी को चोट पहुंचाकर तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम मरने के लायक हो। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हम पर हमला कर सकते हो, और हम मारे जाने के लायक हैं। सार्थक द्वारा घायल किए गए लड़के ने फुफकारते हुए कहा, धिक्कार है मोटे, अगर तू अभी खजाना ढूंढने वाली मछली मुझे भेंट कर दे और मेरे सामने कुछ बार प्रणाम कर दे, तो शायद मैं तुझे जाने देने पर विचार करूं। सार्थक जमीन खरोंचता रहा, मुझे जाने दो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तो हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी हूं। क्या तुम मुझे जाने दोगे? धनुष धारण किए युवक ने शांत भाव से कहा, सावधान रहो, इस मोटे आदमी की रक्षा प्रणाली अत्यंत मजबूत है। हमारे सभी हमले उसकी रक्षा प्रणाली या उसकी आध्यात्मिक शक्ति को भेदने में विफल रहे हैं। हमें पूरी ताकत लगानी होगी।
चेन जिया ए धिक्कार है, एक बेहतरीन मछली पकड़ने के क्षेत्र में हर कोई अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। फिर शहर के लोग हमें क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? तलवार चलाने वाले युवक ने कहा, आपने खुद ही कहा था कि पहले स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है, इसलिए आपके खजाने की खोज करने वाली मछली को लेना मेरे लिए एक सामान्य लड़ाई थी। चेन जिया एर का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने सार्थक से कहा, सार्थक, आत्मा को उलझाने वाली घास में मत उलझना। ये तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर देगी। सार्थक ने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है। सार्थक ने आकाश की ओर देखा और कहा, लगता है अभी भी कुछ लोग नीचे नहीं आए हैं। उन्हें पूरा यकीन होगा कि आप ही जीतेंगे। लड़कों में से एक ने ताना मारते हुए कहा, अगर हम तुम्हारे जैसे मोटे आदमी को भी नहीं हरा सकते, तो हमें कस्बे का गौरव कहलाने का क्या हक है? सार्थक का चेहरा और भी गंभीर होता चला गया। वह गुर्राया, उसका मोटा मुंह कांप रहा था, जानते हो क्या? मुझे नफरत होती है जब लोग मुझे मोटा कहते हैं। सुनो, आसमान में रहने वालों, अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं इन सबको मार डालूंगा। मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें मारने के योग्य हो? अगले ही पल सार्थक समेत सभी लोग हरकत में आ गए। पलक झपकते ही पागल दानव छड़ी की तकनीक का प्रयोग शुरू हो गया। छड़ी इतनी तेजी से चली कि मानो कोई प्रेत हो, जिससे पांचों लड़के चौंक गए। वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। क्या यह मोटा आदमी है? उस समय सार्थक किसी और को निशाना नहीं बना रहा था, बल्कि उस व्यक्ति को निशाना बना रहा था जो धनुष और बाण चला रहा था, जिसका तीर लगभग उसकी त्वचा को भेद चुका था। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। तादा धनुष लिए लड़के के सामने 3 लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन उनके लिए यह एक भयानक अनुभव था, क्योंकि 3 लाठियां एक लाठियों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं। मोटा आदमी अपने सामान्य कद के विपरीत अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था, उसकी लाठियां बहुत तेजी से चल रही थीं। उसके पीछे सार्थक ने महसूस किया कि उलझाने वाली आध्यात्मिक घास फिर से हमला कर रही है, लेकिन तभी वह अचानक हवा में उछल गया, और सभी के आश्चर्य के लिए सार्थक वास्तव में हवा के सहारे ऊपर उठ गया। एक पल के लिए सब लोग स्तब्ध रह गए। इतना मोटा व्यक्ति सीढ़ी पर कैसे फिसल सकता है? फोड़ना। सार्थक ने इस प्रहार के लिए अपनी पूरी 300 आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया, जो लगभग एक नौसिखिया मछुआरे की कुल आध्यात्मिक ऊर्जा के बराबर है। इसलिए जब उसने ये प्रहार किया तो कछुए जैसी आत्मा वाले उस लड़के ने अचानक आगे बढ़कर दहाड़ मारी। मानो प्रहार को रोकने के लिए हवा में एक कछुए का प्रेत प्रकट हुआ। टकराना। दरार। कछुए के खोल का प्रेत चकनाचूर हो गया और लड़का टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह समुद्र में जा गिरा। सार्थक को पूरा विश्वास था कि उसके प्रहार से लड़के के हाथ टूट गए थे। बिना हाथों के अगर वह पानी में गिर जाता तो निश्चित रूप से मर जाता। अचानक हवा से कई आत्माओं को बांधने वाली घासें निकली और पीछे से तलवार लिए खड़े लड़के ने उस लड़के को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। क्या तुम मेरे सामने किसी को खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे हो? सार्थक ने तुरंत अपनी छड़ी त्याग दी, हवा के सहारे आगे बढ़ा और अपनी दोनों तलवारों का बिजली की गति से उपयोग करते हुए सीधे आत्मा को उलझाने वाली घास का निदान किया। सार्थक को इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब धनुष लिए लड़के ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी घुमाई, जो लड़के के चारों ओर लिपट गई और उसे वापस पीछे खींच लिया। जैसे ही लड़का लौटा, सार्थक ने देखा कि उसके सामने खड़े दोनों लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे होने के अलावा कवच की एक अतिरिक्त परत से ढके हुए प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा से ही बुनी गई थी। यहाँ कुछ तो है। सार्थक ने तलवार लहराते हुए युवक की ओर मुड़कर देखा, तो तुम ही हो वो महान चालाक? तलवार चलाने वाले युवक ने भौहें चढ़ाईं, मानो उसे मोटे आदमी के इतने ताकतवर होने की उम्मीद न हो, लेकिन फिर भी उसने घमंड से कहा, हम कम से कम तुम्हें कुछ ज्ञान तो है। सार्थक, यह अफसोस की बात है कि यहाँ आपके पास कोई सोल मास्टर, हंटर या स्पिरिट गैदरर नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मुझसे लड़ सकते हैं? सार्थक फिर से चल पड़ा, इस बार धनुषधारी युवक का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे तलवारधारी युवक का पीछा करने के लिए। बूढ़े जियांग ने कहा था कि किसी भी टीम में केवल चालाक और आत्मा संग्राहक ही वास्तव में भयानक होते हैं, उनसे सामना होते ही उन्हें तुरंत मार देना चाहिए। तलवार चलाने वाले युवक का चेहरा बदल गया और उलझाने वाली आध्यात्मिक घास तेजी से सार्थक की ओर बढ़ी। दुर्भाग्यवश सार्थक के हाथ, जो लगभग गायब होने की कगार पर थे, उलझाने वाली आध्यात्मिक घास की कोई भी शक्ति उन्हें बचा नहीं सकी, वे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गए।
ये जानते हुए कि वह उस मोटे आदमी को हरा नहीं सकता, तलवार चलाने वाले युवक ने आत्मा को बांधने वाली घास का इस्तेमाल करके खुद को उसमें लपेट लिया और पानी पर धनुष चलाने वाले युवक के पास वापस आने में कामयाब रहा। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, तुम्हें कुछ तो हुआ है। सार्थक ने आकाश की ओर देखा और फिर बोला, हे आकाश में बैठे हुए, अगर तुम जल्दी नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें पहले ही 2 बार चेतावनी दे चुका हूं। अभिमानी, मोटे, इतना घमंडी होना बंद करो। मोटे, तुम तो बस एक मध्यम स्तर के मछुआरे हो। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा शायद पहले ही खत्म हो चुकी है ना? अभी भी झांसा देने की कोशिश कर रहे हो। जब सार्थक ने देखा कि ऊपर मौजूद लोगों का नीचे आने का कोई इरादा नहीं है, तो वह भड़क उठा। विस्फोट, विस्फोट, विस्फोट। इस बार सार्थक सचमुच क्रोधित था। उसने पहले ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहा था, लेकिन ये किशोर वाकई काफी फुर्तीले थे। कस्बे के लोगों से जैसी उम्मीद थी, वैसे ही उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, हालांकि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हालांकि जब असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, तो सभी लोग अचंभित रह गए। वे 1 वार तो सह सकते हैं, लेकिन 2 वार का क्या? या 3 का? पहले ही प्रहार से लाठी लिए हुए दोनों लड़कों को ढांकने वाला आध्यात्मिक कवच और आध्यात्मिक ऊर्जा पल भर में चकनाचूर हो गई। दूसरे प्रहार में सार्थक ने आते हुए तीर की परवाह न करते हुए सीधे लाठी लिए दोनों लड़कों को दूर फेंक दिया। सार्थक के प्रहार से उनमें से एक की लाठी मुड़ गई और उसके हाथ चटकने की आवाज के साथ टूटते हुए प्रतीत हुए। तीसरे प्रहार पर उलझाने वाली आध्यात्मिक घास ने समूह को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह विस्फोट को सहन नहीं कर सकी और पल भर में चकनाचूर हो गई। तलवार चलाने वाला युवक खून थूकते हुए हवा में उड़ गया, लेकिन सौभाग्य से उलझाने वाली आध्यात्मिक घास ने रेलिंग को पकड़ लिया, जिससे वह समुद्र में गिरने से बच गया। तीनों वारों में जो समय लगा, उससे धनुष चलाने वाले युवक को कुछ समय मिल गया। युवक अचानक उछल पड़ा, रेलिंग पर पैर रखा और उसके 3 लंबे तीर सफेद प्रकाश की 3 लकीरों में बदल गए, जो सार्थक की ओर चल पड़े।